अपने माता पिता, अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प करते हैं। हम संकल्प करते हैं कि आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग का पताका फहराएंगे। हमारा संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, अभेद है, पवित्र है। हम अपने संकल्प शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास अजय मनोबल है, अजय मनोबल है, अजय मनोबल है। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ रख करके उसकी गर्माहट को अपने चेहरे पर महसूस कीजिए। सबको प्रणाम। प्रणाम मैम। प्रणाम। कल हमने क्या पढ़ा था? कैंसर के बारे में और श्वसन संबंधी रोगों के बारे में, है ना। अब आज हम पढ़ेंगे दमा के कारण, उपचार और रोकथाम के तरीके क्या क्या हैं ये, है ना। दमा फेफड़ों से उत्पन्न श्वसन अव्यवस्था की वजह से होता है। दमा सामान्य श्वास को प्रभावित करता है। दमा के रोगी के लिए नियमित शारीरिक गतिविधियां कठिन और असंभव हो जाती हैं, कठिन या फिर असंभव हो जाती हैं। अगर सही इलाज में देरी हो जाए तो दमा जानलेवा हो सकता है। क्या होता है कि अगर आप दमा का इलाज नहीं करवाओ, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा ना, तो वो धीरे धीरे करते करते इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि खांसते खांसते ही प्राण निकल जाते हैं हमारे। तो इसलिए जरूरी है कि कोई भी बीमारी, चाहे वो छोटी से छोटी ही क्यों ना हो, इग्नोर कहीं नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए उसे। जैसे ही आपको लग रहा है कि आपकी खांसी नहीं रुक रही है, या सांस लेने में प्रॉब्लम है, या आपको सोते समय जैसे शाम होती है ना, दमा की मेन पहचान ये होती है कि जैसे शाम होती है तो उस पेशेंट को चाहे वो थोड़ा सा हंस ले या वो तेज से बोल ले या चिल्ला ले, तो उसे खांसी उठती है बहुत जोर से, और सांस लेने में उसके ना घरघराहट की आवाज आपको सुनाई देगी, और विस्लिंग साउंड भी कहते हैं हम इसे, सीटी जैसी एक आवाज। तो जैसे अगर वो बंदा आपके पास बैठा है ना, तो बिना आप कान लगाए या बहुत ज्यादा ध्यान दिए भी आप सुन सकते हो कि इसकी सांस लेने में एक सीटी जैसी साउंड आ रही है ना, और बिल्कुल इम्प्रॉपर हो जाता है उसका जो श्वसन होता है, वो ढंग से सांस नहीं ले पाता है। और उसकी जो शारीरिक गतिविधियां, जैसे भी तेज चल लिया, तो तेज चल ही नहीं सकता है वो सांस लेने वाला व्यक्ति, उसे उसकी सांस फूलने लग जाती है, खांसी आने लग जाती है, और मतलब कि इतनी ज्यादा उसे तकलीफ हो जाती है कि जी घबराना, और वो पर्सन बैठ ही जाएगा, है ना। तो दमा काफी क्रिटिकल चीज है, उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा ही है, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, पर नहीं, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर थोड़ी सी भी चीजें बढ़ रही हैं तो आप ध्यान दें। और आजकल जिस लेवल का पॉल्यूशन है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, और सब जगह है, बस गाँव में थोड़ा बचा रह गया है कि वहां पे इतना पॉल्यूशन नहीं है, बाकी हर जगह आजकल पॉल्यूशन है, क्योंकि जो हम एसीज चलाते हैं, जो गाड़ियां चल रही हैं, जितने भी हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए चीजों को यूज कर रहे हैं, वो सब कुछ इस तरीके की गैसेस निकाल रहे हैं, इस तरीके के एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करने वाला एनवायरनमेंट एक पैदा हो रहा है, एक अच्छे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे क्या ना, टेम्परेचर बहुत हाई राइज जा रहा है आजकल। रीजन ये है कि नई नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, नए नए मॉल्स खुल रहे हैं, काम काज बढ़ाए जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बढ़ाई जा रही हैं, मिल्स बढ़ाई जा रही हैं। उनसे क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है, गंदगी हो रही है, वेस्ट पानी में भी जा रहा है, तो कई तरीके से वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, और उसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। अब जब पेड़ काटे जा रहे हैं तो धरती पे ठंडक कैसे रहेगी? एक पेड़ अगर आपके घर के पास होता है, आपके आसपास अगर 2-4 पेड़ हैं, तो आप महसूस करोगे कि टेम्परेचर ऑलरेडी 2 से 3 डिग्री कम हो जाता है ना। नॉइज पॉल्यूशन भी कम हो जाता है, उसको भी एब्जॉर्व करते हैं पेड़। डस्ट पॉल्यूशन भी कम हो जाता है, डस्ट को भी एब्जॉर्व करते हैं पेड़ पौधे। तो जिसके इसीलिए गांव में थोड़ा अच्छा है एनवायरनमेंट कि वहां आसपास पेड़ पौधे हैं, खेत हैं, और वहां पानी वगैरह लगता है, तो वो ठंडा रखते हैं। पत्तियां जो होती हैं पेड़ पौधों की, वो एब्जॉर्व कर लेती हैं इन सब चीजों को, तो इतना ज्यादा वहां पे ये सब चीजें नहीं मिलती हैं। पर आप शहरों में देखोगे ना, तो श्वसन संबंधी बहुत ज्यादा रोग आपको मिलेंगे, क्योंकि आपको बाहर निकलना ही निकलना है, कोई उसका
वो नहीं है। और आप देखोगे कि आप कितनी दूर एक हाईवे पे निकल जाते हो, आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, छाया तो आपको मिल नहीं सकती। तो आप सोचो कि जब किलोमीटर्स में आप कहीं दूर निकल गए और आपको कहीं कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, तो सोचो टेम्परेचर क्यों नहीं राइज होगा, है ना। और एनवायरनमेंट कैसे क्लीन रहेगा, हमें कहाँ से सांस मिलेगी, कहाँ से ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड होगी, जिसका सोर्स ही हम कट डाउन करते जा रहे हैं। तो उन चीजों को हमें सबको, हम सबका फर्ज बनता है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये, हमारा ये कह लो कि एक निश्चित कर्म होना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन में पेड़ लगाए और उस पेड़ को पाले भी। केवल लगा के ना छोड़ दे कि वो मर गया जल गया, कि हमने तो पेड़ लगाया था, पेड़ लगाने के लिए कहा था, तो नहीं, पेड़ लगाएं, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसका पालन करें, उसको पाल पोस के अपने बच्चे की तरह उसको बड़ा करें, फिर देखो वो आपको क्या क्या नहीं देता है ना। आपको इवन उस पेड़ से इतनी खुशी मिलेगी कि हाँ ये बड़ा हो गया है, ये छांव दे रहा है, और इसकी उसकी छांव में भी खड़े होके खुशी का एहसास होता है। पेड़ आपने देखा हो तो स्ट्रेस खत्म कर लेते हैं। जापान वगैरह में तो एक टेक्नोलॉजी है, टेक्निक वो लेते हैं, थेरेपी की तरह से यूज करते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, डीप डिप्रेशन में होते हैं, उनको डीप फॉरेस्ट में भेज दिया जाता है, डीप जंगल्स के अंदर, कि जाओ अपने आप सरवाइव करो और अपने आप अपनी जिंदगी काटो। तो जो उनका डिप्रेशन लेवल होता है, स्ट्रेस होती है ना, वो खुद को सरवाइव करने के लिए और वहां के एनवायरमेंट, वहां की प्रकृति, वहां की खुली हवा, वहां का अच्छा जो एनवायरमेंट है, उन सब चीजों से और उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है अपने रोज के दिनचर्या और कामकाज से। और वो थेरेपी इतनी कारगर है कि जो बाकी की थेरेपीज हैं उनसे 100 गुना ज्यादा काम करती। तो सोचिए कि हम खुद क्यों नहीं अपने लिए एक थेरेपी डेवलप करें, उससे पेड़ पौधों से हम अपने लिए एक अच्छी सांस का इंतजाम कर रहे हैं, एक अच्छी एयर जिसको हम इनहेल कर सकें, जो हमारे शरीर को चला रही है। आपने पढ़ाई, हम सब पढ़ ही रहे हैं, सारे हमने तंत्र पढ़े, उन सब पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र है, हमारा श्वसन तंत्र है, कि कितनी नेसेसिटी है इस एयर की हमारी बॉडी के लिए, है ना। तो वो किस तरीके से हम उसको इनहेल करते हैं, तो हमारी बॉडी के सारे कामकाज होते हैं, बिना ऑक्सीजन के तो होते ही नहीं है। कुछ क्रियाएं तो होती हैं अनऑक्सीडेशन के अंदर जो काम हो जाते हैं, पर अधिकतर के लिए तो ऑक्सीजन ही नीडेड है। तो इसलिए हमें इस तरीके के काम करने चाहिए। तो जो दमा का कारण है बहुत ज्यादा, इतना मैंने इसलिए बोला क्योंकि दमा हमारे को मेन एनवायरमेंट के कारण ज्यादा फैलता है ना। और जो दमा के रोगी होते हैं वो जैसे ही बाहर जाते हैं तो उन्हें अटैक्स आते हैं उसके, फिर कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए जो हम आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी समझाना। तो हम सब ध्यान रखें और सब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के सब लोग पेड़ लगाएं और सब लोग उसको पाले भी, है ना सब, और अपने बच्चों को भी सिखाएं, समझाएं, बताएं। ये जो हम ज्ञान ले रहे हैं उसका हमें नेक्स्ट पीढ़ी में ट्रांसफर भी करना है, केवल लेके ही अपने पास तक सीमित नहीं रखना है, आपको आगे भी ट्रांसफर करना है, क्योंकि ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है और कोई उम्र नहीं है ज्ञान पाने की। आप किसी भी कम से कम उम्र से लेकर अधिक से अधिक उम्र तक भी आप ज्ञान पा सकते हो। तो इसलिए ज्ञान लो और उसको दूसरों में बांटो, तभी उसका फायदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई दमा के बारे में कि वो फेफड़ों से उत्पन्न श्वसन की अव्यवस्था के कारण होता है और सांस को प्रभावित करता है। रोगी की नियमित गतिविधियां भी प्रभावित हो जाती हैं उससे, और दमा जानलेवा भी हो सकता है अगर उसका इलाज नहीं किया जाए। बढ़ते प्रदूषणों के कारकों जैसे के कारण दमा जैसे श्वसन रोग चिंताजनक रूप से फैलते ही जा रहे हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि भारत में लगभग 20 मिलियन दमा रोगी हैं। WHO की जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 20 मिलियन रोगी हैं। दमा का प्रहार आमतौर पर 5 से 11 साल के बीच के बच्चों में भी होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी पकड़ता है ये दमा। श्वसन के दौरान जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह नाक, गले और फेफड़े में जाती है। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि इससे जाती है। और दमा तब होता है जब वायुपथ फेफड़ों तक बढ़ जाता है और आसपास की मांसपेशियों को कसने लगता है, ठीक है ना, और जिससे बलगम बनता है और वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, बलगम बनना स्टार्ट हो जाता है और जो हमारा एयर पैसेज है वो सकड़ा हो जाता है और हवा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए सीटी जैसी आवाज होती है। और जो आगे फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को भी रोकता है। सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो फेफड़ों में आपूर्ति होगी ही नहीं ऑक्सीजन की। इसके फलस्वरूप दमा, दौरा से खांसी आदि होती है। दमा के लक्षण क्या है विशेष हम पढ़ते हैं।
देखिए क्या क्या लक्षण है इसमें, अंडरलाइन कर लीजिएगा। खांसी विशेष रूप से रात के समय हंसी और सांस लेते वक्त होना। जो खांसी है विशेष रूप से या तो वो शाम को होती है, जैसे शाम होती है और रात होती है, और सर्दियों के टाइम में तो शाम से ही होना स्टार्ट हो जाती है। और सांस लेते वक्त वो घरघराहट की साउंड, एक इफेक्ट आप दूर से ही सुन लो कि हाँ इस कमरे में ये वाला मरीज है। और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज निकलना, सांस की तकलीफ और छाती में जकड़न महसूस होना, ये भी इसका एक लक्षण है। थकावट, थकान का एहसास होना, और विभिन्न प्रकार के दमा के लक्षण अलग अलग होते हैं। कई तरह का दमा होता है और उस सबके है ना जो लक्षण है सारे अलग अलग हैं, किसी में कुछ होता है किसी में कुछ होता है, और थकान इसमें सभी में लगभग रहती है। उपरोक्त लक्षणों के लगातार संकेतों से इशारा मिलता है कि चिकित्सक से मिलना आवश्यक है, और जितनी जल्दी मिले उतना ही बेहतर होगा। इन सब चीजों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। दमा के प्रकार, लघु अथवा सूक्ष्म श्वास नलिकाओं में से संबंधित दमा एक प्रकार का ज्यादा पाया जाने वाला सामान्य प्रकार का दमा है, जो लघु और सूक्ष्म श्वसन नलिकाओं के अंदर, श्वास नलिकाओं के अंदर होता है। यह फेफड़ों के वायु मार्ग को प्रभावित करता है। और अन्य प्रकार के दमा में बाल्यावस्था में हुआ दमा, वयस्क अवस्था में शुरू हुआ दमा, एलर्जी वाला दमा, रात्रि संबंधित दमा आदि शामिल है। ये सभी इसके प्रकार हैं, अंडरलाइन कर लेना इनको। दमा के कारण, चूंकि अभी तक चिकित्सक विज्ञान ने दमा का किसी एक कारण को चिन्हित नहीं किया है, इस पर हुई जांच में प्रमुख संदिग्ध की ओर इशारा करते हैं। आनुवंशिकी दमा, ये हमेशा जेनेटिक्स होता है दमा, तो हमेशा अगर आपकी पीढ़ी में किसी को भी दमा है तो आगे आपको या आपके बच्चों को होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी दमा है ना, तो आगे आपकी फैमिली में होने का खतरा बढ़ जाता है कि नेक्स्ट पीढ़ी में ट्रांसफर होते ही हैं इसके जीन्स, जेनेटिक होता है ये। आनुवंशिक दमा, दमा से ग्रसित माता पिता के बच्चों में दमा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। मौसमी संक्रमण, जिन लोगों को मौसमी संक्रमण जिन लोगों को बचपन में वायरल संक्रमण का खतरा होता है, उन्हें दमा होने का खतरा अधिक होता है। जिनको वायरल संक्रमण बार बार इन्फेक्शन होता रहता है ना, वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होता है जिन लोगों को, कि मौसम चेंज हुआ, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, और हर मौसम चेंज पे, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, बारिश, ये जैसे जैसे मौसम क्लाइमेट चेंज होता है वैसे वैसे उनको जब संक्रमण होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे लोगों को भी दमा होने का आगे आने वाली लाइफ के अंदर खतरा बहुत ज्यादा होता है। आरोग्य शास्त्र की परिकल्पना क्या है इसके लिए? अहितकर जीवाणु के पर्याप्त रूप से संपर्क में नहीं आने की वजह से शिशुओं में कमजोर प्रतिरोधी स्थिति उत्पन्न होती है, और जिस वजह से बाद के वर्षों में बच्चे दमा की चपेट में आ जाते हैं। इम्यूनिटी के ऊपर, न सहने वाला पदार्थ के संपर्क में, बार बार न सहने वाले पदार्थ, शरीर में थोड़ी सूजन या अन्य असुविधा का कारण बनने वाले पदार्थों के साथ नियमित संपर्क में आने से दमा की संभावना बढ़ जाती है। यह है एलर्जी, ठीक है ना। जैसे हमें किसी चीज से एलर्जी है, जैसे खट्टा खाने से, ठंडा खाने से, ठंडी हवा, अगर तेज ठंडी हवा चल रही है, ठंड है तो कोई बात नहीं, पर तेज ठंडी हवा चल रही है तो उससे अगर प्रॉब्लम है, गर्मी से, सर्दी से एकदम से गर्मी में हम जा रहे हैं उससे प्रॉब्लम हो जाती है, गर्म कमरे में बैठे हैं बाहर ठंड में निकल रहे हैं उससे प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब क्या एलर्जिक रीजंस होते हैं। तो अगर इस तरीके की संभावनाएं हैं, बार बार आपको इस तरीके की चीजें ऑकर होती हैं, तो वो उनको भी दमा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अस्थमा का कारण, विशिष्ट स्थिति और वातावरण दमा के लक्षणों को बढ़ाकर खराब कर सकते हैं, ठीक है। श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे कि संक्रामक जुकाम और फेफड़ों की सूजन का होना, बढ़ी हुई कार्यकलाप श्वसन को अधिक कठिन बना सकती है। दमा के रोगी रासायनिक धुएं, मजबूत गंध, धुएं और इसी तरह के उत्तेजित पदार्थों के प्रति संवेदनशील होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे ही आप उनके आसपास परफ्यूम वगैरह लगाएं या इत्र लगाएं, कोई तेज गंध लगाएं या पाउडर लगाएं तो उनको छींकें आनी स्टार्ट हो जाती, वो एलर्जिक होते हैं उनसे इतनी तेज गंध सहन नहीं होती है और उनको तुरंत छींकें आने लग जाती। ये वाली चीज इसके अंदर बताई गई है ना। और जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको धुएं से एलर्जी होती है, वो वाली चीज। मुश्किल मौसम की स्थिति जैसे उच्च आर्द्रता या ठंड का मौसम होना, जोर से हंसना, चिल्लाना या कोई भी भावनात्मक विस्फोट जो सांस लेने की दर को बढ़ाता हो, किसी भी तरीके की ऐसी बात जिससे कि है ना आपकी सांस लेने की दर बढ़ रही है, तो उससे भी ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। दमा का निदान क्या है? किसी भी प्रकार का जांच दमा का पता नहीं लगाती, ठीक है।
कई प्रकार के मापदंड निर्धारित करते हैं कि क्या दमा श्वसन की समस्याओं की वजह से है। बहुत सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके हम जब टेस्ट करके जांच करते हैं, बहुत सारी चीजों को इकट्ठे एक साथ स्टडी किया जाता है, तो पता चलता है कि किस वजह से क्या चीज हो रही है। पारिवारिक चिकित्सा इतिहास। श्वास विकार वाले परिवार के सदस्यों की वजह से परिवार के अन्य सदस्यों में दमा की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। शारीरिक परीक्षण। चिकित्सक श्वसन जांच के लिए आला या स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। पित्ती और एक्जिमा जैसी एलर्जी प्रतिक्रियाओं की वजह से त्वचा की जांच करते हैं। एलर्जी से दमा का खतरा बढ़ जाता है। एलर्जी, अगर किसी भी तरीके की एलर्जी है तो दमा का खतरा बढ़ जाता है। श्वास परीक्षण। फेफड़े के अंदर और बाहर वायु प्रवाह को मापने के लिए फुसफुसी संबंधी प्रणाली की जांच, जैसे कि स्पेरोमेट्री किया जाता है। ये एक तरीके का टेस्ट होता है जिससे पता लगाते हैं कि सांस कितना ये लोग ले पा रहे हैं। उपचार क्या है इसका? विभिन्न प्रकार के दमा के इलाज के में श्वास व्यायाम, प्राथमिक चिकित्सा या बचाव और दमा नियंत्रक दवाएं दीर्घकालिक उपचार है इसके। ठीक है। रोगी की आयु, चिकित्सा इतिहास इत्यादि पर विचार करने के बाद चिकित्सक दमा के प्रकार को जान के उचित उपचार करने का फैसला करता है कि क्या चीज इसके लिए होनी चाहिए जो इसके उपचार में शामिल की जाए। श्वसन व्यायाम से फेफड़ों के अंदर और बाहर वायु का प्रभाव बढ़ता है, इसलिए कहते हैं जो हम प्राणायाम करते हैं ना, डीप ब्रीथिंग प्राणायाम वगैरह, ये सब हमारे इसको बढ़ाता है। श्वसन पे बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, दमा में भी बहुत अच्छा काम होता है उसका। प्रवाह को बढ़ाता है जिससे दमा की समस्याओं को बेअसर किया जा सकता है। प्राथमिक चिकित्सा उपचार या बचाव में दमा के दौरे के दौरान उपयोग की जाने वाली त्वरित राहत प्रदान करने वाली दवाएं हैं। विकल्पों में बचाव हेतु सांस लेने वाला यंत्र, इनहेलर जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, जिससे भी एकदम से अटैक पड़ता है सांस का और सांस नहीं आ रही होती है और बहुत तेज खांसी उठती जाती है, नहीं रुक रही है, तो तुरंत इनहेलर दे देते हैं, तो वहीं की वहीं वो स्टॉप हो जाता है और कुछ मिनट्स के अंदर, 2 से 5 मिनट के अंदर नॉर्मल हो जाता है रोगी। और तरल पदार्थ के सूक्ष्म कणों में बदलने वाला यंत्र नेबुलाइजर, ब्रोंकोडायलेटर्स, तने हुए फेफड़ों और मांसपेशियों का आराम करने के लिए सूजन रोधी दवाइयां शामिल हैं। ठीक है। नेबुलाइजर भी बहुत अच्छा काम करता है दमा में। यदि उपरोक्त विचार का उपयोग करने के बाद भी दमा के लक्षण 20 मिनट से अधिक समय तक जारी रहें तो तुरंत चिकित्सक की सहायता लें। लंबे समय तक दमा को नियंत्रण करने के लिए दवाओं की खुराक हर रोज का होता है, जिन्हें सालों तक लेने की जरूरत होती है ताकि दमा नियंत्रण में रहे। इसको नियंत्रण में रख पाते हैं हम, पर साथ में उसके योग वगैरह और ये व्यायाम किया जाए ना तो जल्दी ठीक हो जाते हैं उससे। दमा की रोकथाम। उन रसायनों और उत्पादों से दूरी बनाए रखें जो पहले सांस लेने की समस्या का कारण बन रहे हैं। धूल या मोल्ड जैसे एलर्जी से दूर रहें। एलर्जी रोधी दवा लें जो दमा के कारणों के खिलाफ शरीर की रक्षा करते हैं। चिकित्सक की सलाह लें और सलाह से ही निवारक दवाएं लें। वात स्फीति। ठीक है ना, तो दमा के लिए कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या दवाइयां ली जानी चाहिए, ये सारी चीजें इसमें बताई है ना। वात स्फीति एक फेफड़े की बीमारी है जो कि अक्सर धूम्रपान की लंबी अवधि के कारण ये विकसित होती है। एक बार वात स्फीति विकसित हो जाती है तो उसे उल्टा नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता ऐसे। यदि एल्वियोली को प्रभावित करता है तो फेफड़ों की जो कि वायु की फेफड़े की थैली है, क्योंकि हवा की थैली कमजोर हो जाती है और अंततः टूट जाती है, तो फेफड़ों का सतह क्षेत्र और रक्त प्रवाह में प्रवेश करने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, खासकर व्यायाम के दौरान। वात स्फीति के परिणाम स्वरूप फेफड़े अपना लचीलापन खो देते हैं, एकदम से लचीले होते हैं और वो अपना लचीलापन खो देते हैं, हार्ड होने लग जाते हैं। वात स्फीति के एक रूप में वर्गीकृत 2 सबसे प्रचलित स्थितियों में से एक है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अन्य प्राथमिक COPD की स्थिति है। चूंकि वात स्फीति एक अपरिवर्तनीय बीमारी
बीमारी है तो चिकित्सा इसके विकास के क्रम को धीमा करने और लक्षणों को कम करने पर केंद्रित है कि किसी तरीके से हम इसे पलट तो सकते नहीं है, रिवर्स नहीं कर सकते इसको। अगर ये हो गई तो COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज अगर हो गया तो उल्टा नहीं कर सकते, पर उसको कम करने या धीमा करने के ऊपर विचार किया जा सकता है और उसी दिशा में रिसर्च हो रही है। MPC में का इसमें पिक्चर दिखा रखा है, हेल्दी एल्बिलोई दिखा रखी है और डिस्ट्रॉयड दिखा रखी है। ठीक है, देखो आप इसमें आपके पास पिक्चर दे रखी होगी ना PDF के अंदर, इसमें दे रखा है वात स्फीति के लक्षण। लक्षण प्रत्येक व्यक्ति के लिए थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं। फुसफुसी वात स्फीति के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। जो सामान्य लगभग सभी में होते हैं वो ये हैं। फुसफुसी वात स्फीति के शुरुआती लक्षणों में शामिल हो सकते हैं तेजी से सांस लेने में थूक उत्पादन, सांस की तकलीफ और खांसी। थूक ज्यादा आने लग जाए जब आप तेज से सांस ले रहे हो, सांस की तकलीफ हो, खांसी हो, घरघराहट हो। अन्य लक्षणों में शामिल हो सकते हैं चिंता, नींद की समस्याएं, पैरों में सूजन, अत्यधिक थकान, हृदय की समस्याएं, डिप्रेशन, फेफड़ों की अति मुद्रा स्थिति और वजन में कमी। ये इतने सब इसके लक्षण हो सकते हैं। निम्नलिखित कारक वात स्फीति के विकास की संभावना को बढ़ा सकते हैं। जो कारण है जितने भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये वात स्फीति को बढ़ा सकते हैं, इसके विकास की स्थिति को। सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक धूम्रपान है। अगर किसी को भी हो जाती है COPD तो आपको धूम्रपान तो करना ही नहीं है, वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है। वात स्फीति उन 75% लोगों को प्रभावित करती है जो धूम्रपान करते हैं या फिर करते थे, जो पहले करते थे या फिर जो अभी करते हैं, उनको सबसे ज्यादा ये प्रभावित करती है। पर्यावरण में या काम पर धूम्रपान, वायु प्रदूषण, रासायनिक धुएं, धूल जैसे विभिन्न फेफड़ों की परेशानियों के लिए लंबे समय तक संपर्क में रहते हैं। जैसे कि आप काम ही ऐसी किसी कंपनी में करते हैं जिसमें केमिकल से रिलेटेड कुछ काम हो रहा हो, या फिर वहां पे धुआं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट में निकलता हो और आप सांस लेते हो। आपने देखा होगा ना, जैसे कांच वांच की फैक्ट्री वगैरह में जो लोग काम करते हैं तो उनको सांस की बीमारी हो जाती है, TB वगैरह हो जाती है काफी ज्यादा, तो वो वाली बात की दमा और खांसी उन लोगों को हो जाती है। तो इस तरीके की चीज में जब संपर्क में आप बार बार उसी चीज के संपर्क में आओगे तो वो बीमारी होने का डर रहता है। सबसे प्रचलित जोखिम का कारक एक उम्र है, क्योंकि वात स्फीति वाले अधिकांश व्यक्ति कम से कम 40 वर्ष के होते हैं और जब लक्षण पहली बार दिखाई देता है और दिखाई देता है, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति की सिगरेट, पाइप या सिगार से अनजाने में सूंघने और धुएं को सेकंड हैंड स्मोक के रूप में जाना जाता है, जिसे निष्क्रिय और परिवेशी तंबाकू के धुएं के रूप में भी जाना जाता है। पुराने धुएं से संपर्क में आने से वात स्फीति विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, हीटिंग ईंधन के धुएं जैसे आंतरिक प्रदूषणों के कारक जैसे ऑटोमोबाइल उत्सर्जन जैसे बाहरी प्रदूषकों को सांस लेना उदाहरण के लिए आपको जोखिम को बढ़ा सकता है और फेफड़ों का कैंसर हो सकता है उसके अंदर, है ना, क्योंकि वो आप ले रहे हो बार बार वही चीज इनहेल कर रहे हो और आपको पहले ही बीमारी हो गई है, तो ये सारी चीजें इसके विकास को बढ़ा देंगी और वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा। जटिलताएं, यदि वात स्फीति गंभीर हो जाती है तो ठीक से इलाज नहीं किया जाता है तो गंभीर परिणाम विकसित हो सकते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं निमोनिया, जो एक जीवाणु या वायरल संक्रमण है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है, श्वसन पथ के रोग, न्यूमोथोरेक्स जिसमें फेफड़ों और छाती की गुहा के बीच हवा जमा हो जाती है जिससे फेफड़ों का पतन हो जाता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जिसमें फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, हाइपोक्लिक्सीमिया जिसमें फेफड़े रक्त को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं, खून में है ना ढंग से ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम आती है। निवारण क्या है? वात स्फीति का मुख्य कारण धूम्रपान है। इसके लिए इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि धूम्रपान छोड़ दिया जाए, सेकेंड हैंड धूम्रपान नहीं किया जाए, वायु प्रदूषण से बचा जाए, रासायनिक धुएं, धूल सभी फेफड़ों में जलन पैदा करने वाले हैं, इनसे बचना चाहिए। निदान क्या है? आपका डॉक्टर आपकी पृष्ठभूमि और चिकित्सा के इतिहास के बारे में जानकारी एकत्र करके शुरू करेगा, जिसमें यह शामिल है कि क्या आप धूम्रपान करते हैं और आप क्या काम करते हैं, या आप हानिकारक गैसों और प्रदूषण वाले वातावरण में तो नहीं रहते हैं। ये सारी चीजें वो पहले नोटिस करेगा, आपकी पूरी हिस्ट्री लेगा, उसके बारे में वो निदान के बारे में, निवारण के बारे में सोचेगा। वात स्फीति का विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का उपयोग करके पता लगाया जाता है, जिनमें है एक्सरे,
और आपके फेफड़ों की जांच के लिए सिटी स्कैन, आपके रक्त के परीक्षण यह देखने के लिए कि आपके फेफड़े कितनी अच्छी ऑक्सीजन का परिवहन कर रहे हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री यह निर्धारित करने के लिए आप अपने रक्त में कितनी ऑक्सीजन है, फेफड़े के कार्य परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए कि फेफड़े कितनी हवा पकड़ सकते हैं और वो आपके रक्त प्रवाह में कितनी अच्छी तरह से ऑक्सीजन ले जाते हैं, धमनी रक्त गैस ये निर्धारण करने के लिए कि आपके रक्त में कितना रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड है, हृदय की प्रणाली की जांच करने और हृदय संबंधी बीमारी को दूर करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी की सिफारिश की जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी। तो ये सारी चीजें वो हैं जो इन्वेस्टिगेशंस होती है, मतलब जो टेस्ट होते हैं, और इस तरीके से वो इसका पता लगाते हैं कि किस लेवल पे ये सीओपीडी है आपको। ठीक है, इलाज क्या है इसका? चूंकि वातस्फीति के साथ समय के साथ इसकी स्थिति खराब होती जाती है, तो इसका कोई स्पेशल इलाज नहीं है। चिकित्सा रोग को प्रगति को कम करने बस पे ये है कि इसको कम करें, है ना, बढ़े नहीं ये। तो इसको जितना कम करें, इसकी गति को कम कर दें, तो ये हमारे को ठीक कर हमारे लिए ज्यादा बेटर है, हमारे पास ज्यादा टाइम बचता है। उपचार के प्रकार रोग की तीव्रता से चुना जाएगा कि आपके रोग की क्या तीव्रता है, उसके हिसाब से आपको उपचार का प्रकार चुना जाता है। और धूम्रपान छोड़ना, यदि आप धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ दें। अपने फेफड़ों की सुरक्षा के लिए आप जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं वह है बदलाव करने में कभी भी देर नहीं करनी है। आपका डॉक्टर आपके लिए धूम्रपान रोकने की सर्वोत्तम तकनीक निर्धारित करने में आपकी सहायता कर सकता है। ब्रोंकोडायलेटर दवाई दी जाती है इसमें। एक मिनट, अब इसमें और दवाइयों के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है वो बता रहे हैं कि ब्रोंकोडायलेटर दिया जाता है, विरोधी भड़काऊ दवाई, ऑक्सीजन थेरेपी, ये सारी चीजें दी जाती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे निमोनिया क्या है। निमोनिया आपने देखा छोटे बच्चों में बड़ी जल्दी जल्दी हो जाता है, और उसमें ये साधारण भाषा में लोग क्या देते हैं, पसली चल रही है ना, सुना होगा आप सब लोगों ने कि पसली चल रही हैं। बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठंड लग जाती है, और उसकी पसलियां इस तरीके से हिलती भी दिखाई देती हैं। निमोनिया एक फेफड़ों का संक्रमण है जो हल्के से लेके गंभीर तक हो सकता है। फेफड़ों में एक प्रकार का इन्फेक्शन जो बहुत मिनिमम भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों में तो निमोनिया के कारण निमोनिया बिगड़ता है, डबल निमोनिया हो जाता है, फिर बच्चों की डेथ भी हो जाती है बहुत जल्दी, फेटल डेथ बहुत ज्यादा होती है, जिसके लिए आपको अस्पताल जाना पड़ता है। यह तब होता है जब किसी संक्रमण के कारण आपके फेफड़ों में हवा की थैली द्रव्य या मवाद से भर जाती है, और इससे आपके रक्त प्रवाह में जाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन में सांस लेना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। फेफड़ों का यह संक्रमण किसी को भी हो सकता है, लेकिन 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसके कारण यह है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम, जो कि पर्याप्त मजबूत नहीं है। निमोनिया एक या दोनों फेफड़ों को प्रभावित करता है। आप इसे सकते हैं और इससे पूरी तरह अनजान भी हो सकते हैं, या तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको मालूम ही नहीं पड़े कि आपको निमोनिया हो गया। डॉक्टर इसे वॉकिंग निमोनिया कहते हैं। कारणों में बैक्टीरिया, वायरस और कवक शामिल है। यदि आपका निमोनिया बैक्टीरिया या वायरस का परिणाम है तो आप इसे किसी और को फैला सकते हैं। जीवन शैली की आदतें जैसे सिगरेट पीना और बहुत अधिक शराब पीना भी आपको निमोनिया होने की संभावना को बढ़ा सकता है। अगर आपकी जीवन शैली भी इस प्रकार की है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको ये सारी चीजें हो जाए। निमोनिया संक्रामक है। निमोनिया पैदा करने वाले कीटाणु संक्रामक होते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पारित किया जा सकता है, एक से दूसरे में फैल जाते हैं ये, क्योंकि बहुत ज्यादा संक्रामक होता है। छींकने या खांसने की वजह से जो बूंदें, ड्रॉपलेट्स वायु के अंदर रहती हैं, और अगर वो जिसके भी संपर्क में आएंगी तो उससे भी दूसरे तक वो पहुंच जाता है। छींकने या खांसने की वजह से वायुजनित बूंदों को सांस लेने वायरल और बैक्टीरियल निमोनिया दोनों को दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार का निमोनिया बैक्टीरिया या वायरस के संपर्क में आने से फैलता है, जो सतहों या वस्तुओं पर निमोनिया का कारण बनता है। फंगल निमोनिया पर्यावरण से अनुबंधित किया जा सकता है, हालांकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं
फैलता है। जो फंगल वाला होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं, पर जो बैक्टीरिया और ये वायरस वाला होता है ये एक से दूसरे को बहुत ही इजीली ट्रांसफर हो जाता है। निमोनिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? निमोनिया तब फैलता है जब किसी व्यक्ति के खांसने या छींकने पर निमोनिया बैक्टीरिया या वायरस युक्त कुछ द्रव्य की बूंदों को हवा में फेंक दिया जाता है। अब जैसे छींका एकदम से तो ड्रॉपलेट्स निकलती ही हैं, आपको भी पता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी हैंगी रख के या फिर आपके मुंह को आप ढक के किसी भी कपड़े से और आप तभी छींको या फिर तभी खांसो। और बीमार व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा इस चीज की हिदायत दी जाती है, और जो बीमार के साथ में है उसकी केयर कर रहा है तो वो मास्क वगैरह लगा के रखे, अपने आप को बचाव वो इस तरीके से कर सकता है, नहीं तो उसे भी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। निमोनिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? निमोनिया तब फैलता है जब किसी व्यक्ति के खांसने या छींकने पर निमोनिया बैक्टीरिया या वायरस युक्त द्रव्य की बूंदों को हवा में फेंक दिया जाता है और दूसरों के द्वारा सांस ले लिया जाता है। आपको निमोनिया से पीड़ित व्यक्ति द्वारा पहले छुई गई किसी वस्तु से या संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गए ऊतक को छूने और या फिर उनके मुंह या नाक से को छूने से भी निमोनिया हो सकता है। तो मतलब जैसे टच वाली बात भी है इसके अंदर कि आप टच भी करोगे तो भी उससे आपको फैल सकता है। और ये इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो भी आपको हो सकता है, और आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो हो सकता है कि आप उसको झेल जाओ और आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। निमोनिया के लक्षण इतने हल्के हो सकते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता कि वे इतने गंभीर हैं कि आपको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। इतने हल्के लक्षण होते हैं कि आपको एहसास ही नहीं होता कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी जरूरत है। इसमें हम सोचते हैं नॉर्मल चीजें हैं और ठीक हो जाएंगे। बैक्टीरिया का प्रकार जो निमोनिया का कारण बनता है, आपकी आयु, आपका समग्र स्वास्थ्य, यह सब इस बात पर प्रभावित करता है कि आपका शरीर बीमारी के प्रति प्रतिक्रिया कैसे करता है। मैंने बताया ना इम्यूनिटी वाली बात है इसमें कि इम्यूनिटी कैसी है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बॉडी किस तरह से रेस्पॉन्स कर रही है। वो अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो वो अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी, आपके कीटाणुओं से लड़ लेगी और आपको कुछ भी नहीं होगा। और इम्यूनिटी अगर अच्छी नहीं है तो फिर चिंता की बात है कि छोटे से इन्फेक्शन भी बड़े हो जाते हैं और वो आपको घेर लेते हैं। बैक्टीरिया का जो प्रकार निमोनिया का कारण बनता है, निमोनिया के लक्षण और लक्षण शामिल हो सकते हैं। खांसने से हरा, पीला या लाल रंग का बलगम भी बन सकता है। बुखार आना, पसीना और ठंड लगना, सांस लेने में तकलीफ, तीव्र उथली श्वास, सीने में तेज या चुभने वाला दर्द जो गहरी सांस लेने या खांसने पर बढ़ जाता है, भूख में कमी, कम ऊर्जा और थकान, मितली और उल्टी, खासकर छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों को उल्टी होती है इसमें, भ्रम, खासकर वृद्ध लोगों में, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनको भ्रम वाली प्रॉब्लम। कारण निमोनिया के मुख्य कारण है बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल निमोनिया, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और अन्य कारण। बैक्टीरियल निमोनिया क्या है? यह प्रकार विभिन्न जीवाणुओं के कारण हो सकता है। सबसे आम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस जो होते हैं वो इस तरीके के निमोनिया को, बैक्टीरियल निमोनिया को बड़ा फैलाते हैं। यह आमतौर पर तब होता है जब शरीर की किसी तरह कमजोर हो जाता है, जैसे बीमारी से, खराब पोषण से, वृद्धावस्था से, खराब इम्यूनिटी से। बैक्टीरिया फेफड़ों में अपना काम करने में सक्षम होते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया सभी उम्र को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यदि आप शराब का दुरुपयोग करते हैं, सिगरेट पीते हैं और दुर्बल हैं और हाल ही में आपकी कोई सर्जरी हुई है, श्वसन रोग है, वायरल संक्रमण है या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली है, तो आपको निमोनिया होने का जोखिम अधिक होता है। इम्यूनिटी वाली बात है, और आप अगर गलत चीजें यूज कर रहे हैं जो कि निमोनिया फैला सकती है तो आपको निमोनिया हो जाएगा। वायरल निमोनिया यह एक प्रकार का फ्लू सहित विभिन्न वायरस के कारण होता है, और सभी निमोनिया के लगभग 1/3 मामलों के लिए जिम्मेदार होता है। यदि आपको वायरल निमोनिया है तो आपको बैक्टीरियल निमोनिया होने की अधिक संभावना हो सकती है, वायरल से बैक्टीरियल में चेंज। माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया, इस प्रकार के कुछ विभिन्न लक्षण और शारीरिक लक्षण होते हैं और इसे एटिपिकल निमोनिया कहा गया है। यह जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के कारण हो सकता है और यह आमतौर पर हल्के व्यापक निमोनिया का कारण बनता है जो सभी आयु समूहों को प्रभावित करता है। अन्य निमोनिया, यह कम सामान्य निमोनिया है। सामान्य नहीं है, मतलब ये बहुत कमी होता है, जो कवक सहित अन्य संक्रमणों के कारण हो सकता है। अधिकतर बैक्टीरियल और यही वाले निमोनिया होता है।
वायरल और बैक्टीरियल। इसका निदान क्या है? यदि आपका डॉक्टर आपके लक्षणों और आपके चिकित्सा इतिहास के बारे में सवालों से शुरू करेगा, जैसे कि क्या आप धूम्रपान करते हैं, घर या स्कूल या काम पर बीमार लोगों के आसपास रहते हैं, तब वे आपके फेफड़ों को सुनेंगे, मतलब स्टेथोस्कोप लेते हैं और चेस्ट में साउंड को सुनते हैं, पीछे से लगा के आगे से लगा के आपको लंबी सांस लेने के लिए कहते हैं और आपको एग्जामिन करते हैं। यदि आपको निमोनिया है तो आप सांस लेते समय चटकने, बुदबुदाहट या गड़गड़ाहट सुन सकते हैं। कई तरीके की 3-4 तरीके की साउंड आती है उसके अंदर। यदि आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको निमोनिया हो सकता है तो वे संभवतः कुछ परीक्षण करेंगे, जिनमें शामिल है आपके फेफड़ों के में संक्रमण का पता लगाने के लिए छाती का एक्सरे, वो सबसे पहले जरूरी होता है, करते ही करते हैं, और ये कितनी दूर तक फैल गया है ये इसमें पता लग जाता है। रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को मापने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर कि किस लेवल तक पहुंच गया है, पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं। एक संक्रमण के कारण के लिए आपके फेफड़ों के तरल पदार्थ की जांच करने के लिए एक थूक परीक्षण, ये आपका जो स्पुटम होता है उसकी जांच करते हैं। यदि आपके लक्षण अस्पताल में शुरू हुए हैं या आपको अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो आपका डॉक्टर से और परीक्षण कर सकता है। जैसे अगर आपकी धमनियों में से एक में खींचे गए रक्त की मात्रा थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को नापने के लिए एक रक्त धमनी में गैस परीक्षण, रुकावट या अन्य समस्याओं के लिए अपने वायु मार्ग की जांच कराने के लिए ब्रोंकोस्कोपी, आपके फेफड़ों को अधिक विस्तृत तस्वीर प्राप्त करने के लिए सीटी स्कैन, एक फुसफुस द्रव्य संस्कृति जिसमें चिकित्सा निमोनिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया की तलाश के लिए फेफड़ों के आसपास के ऊतकों के से थोड़ी मात्रा में तरल पदार्थ निकाला जाता है। अब उपचार इसके अंदर क्या है? निमोनिया का उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार का निमोनिया है, आपको संक्रमण का प्रकार बनाने वाले कीटाणु और आपका निमोनिया कितना गंभीर है, ये सारी चीजें इस उपचार में डिपेंड करते हैं। अधिकांश लोग जिन्हें सामुदायिक उपार्जित निमोनिया, जो सबसे सामान्य प्रकार का निमोनिया है, उसका इलाज घर पे ही किया जा सकता है कि डॉक्टर एग्जामिन करता है, मेडिसिन देता है और आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और आप ठीक भी हो जाते हैं। उपचार के लक्षण संक्रमण को ठीक करना और जटिलताओं को रोकना, और बैक्टीरिया निमोनिया का इलाज एंटीबायोटिक्स नामक दवाओं से किया जाता है। उसमें एंटीबायोटिक देनी ही होती है। जैसे कि डॉक्टर निर्धारित करता है कि आपको एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए। दवा खत्म होने से पहले आप बेहतर महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बताए अनुसार इसे लेना जारी रखना चाहिए कि जब तक वो कहें तब तक उसे लेना ही है ताकि पूरी तरह से इन्फेक्शन क्लियर हो जाए। यदि आप बहुत जल्दी बंद कर देते हैं तो निमोनिया वापस आ सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि पूरी जो आपकी डोज है आपको वो पूरा लेना चाहिए, कोर्स पूरा कंप्लीट करना चाहिए। अगर आपको 15 दिन कहा गया 15 दिन, आपको 8 दिन कहा गया 8 दिन, आपको 20 दिन कहा गया तो 20 दिन, आपको पूरा कोर्स लेना है। अगर आप नहीं लोगे तो वापस लौट करके निमोनिया आ जाएगा, फिर वो क्रॉनिक में आएगा, ठीक है ना, फिर वो बहुत बुरी तरह से आपको अटैक करेगा क्योंकि आप पहले से वीक हो, इम्यूनिटी भी आपकी डिस्ट्रॉयड है उस टाइम पे। और जब बीमार और वीक व्यक्ति होता है तो उसके ऊपर कोई भी बीमारी ज्यादा इफेक्ट करती है। अधिकांश लोगों में एंटीबायोटिक उपचार में से उपचार 1 से 3 दिनों के बाद सुधार शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि उन्हें बेहतर महसूस होना चाहिए और खांसी और बुखार जैसे लक्षण कम हो जाने चाहिए। फर्स्ट डे से किसी में हो जाता है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है और कम इन्फेक्शन है, ये भी बात होती है। और जिनको थोड़ा ज्यादा इन्फेक्शन है, इम्यूनिटी थोड़ी ज्यादा वीक हो गई है, तो उनको 3 दिन के अंदर भी सुधार होने लग जाता है। खांसी नहीं आएगी, फीवर नहीं आएगा, ये चीजें कम होने लग जाती है। वायरल निमोनिया, जब निमोनिया का कारण वायरस है तो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। यदि आपका वायरल निमोनिया है तो आपको डॉक्टर के इलाज के लिए एंटीवायरल दवाई देगा, वो फिर आपको एंटीबायोटिक नहीं देगा, एंटीवायरल देगा, जिससे कि है ना वो वायरस को कंट्रोल करेगा। वायरल निमोनिया आमतौर पर 1 से 3 सप्ताह में ठीक हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको 20 दिन के लिए कह रहा है या 15 दिन के लिए कह रहा है तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए। गंभीर लक्षणों का इलाज करना आपको अस्पताल में इलाज करने के लिए आवश्यकता हो सकती है यदि आपके लक्षण गंभीर हैं। अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आपकी जटिलताओं का खतरा अधिक है। अगर कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड है तो हो सकता है कि वो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करें और अंडर ऑब्जर्वेशन रख करके ही आपका ट्रीटमेंट हो, कि निमोनिया बहुत खतरनाक होता है। हम उसको छोटी सी चीज समझते हैं पर वो इस हद तक आपकी सारी चीजें खराब कर सकता है कि उससे फिर बचना नामुमकिन हो जाता है ना। यदि आपको रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन का स्तर कम है तो आपको ऑक्सीजन थेरेपी मिलेगी। यदि आपको बैक्टीरियल निमोनिया है तो आपको डॉक्टर आपके एक नस में डाली गई अंतःशिरा IV लाइन डाल देते हैं, इससे एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। अन्य उपचार सलाह और अनुवर्ती देखभाल, यदि आपको निमोनिया है तो आपका उपचार योजना का पालन करें, बताई गई सभी दवाएं लें और
अनुवर्ती चिकित्सा की देखभाल करें। ठीक है, जो भी कहा गया है उसको पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपनी मर्जी से नहीं कि खांसी नहीं है तो ये दवाई नहीं खाऊं, या बुखार नहीं है तो ये चीज नहीं खाऊं, या ये एंटीबायोटिक नहीं खाऊं, या एक दिन में 2 बार बताइए तो मैं एक ही बार खाऊं। इस तरीके से आपको अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जो डॉक्टर ने बताया है, जैसे डॉक्टर ने बताया बिल्कुल प्रॉपरली वैसे ही फॉलो करना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी आपके इन्फेक्शन क्लियर हो और आपका निमोनिया जाए। जोखिम के कारण क्या क्या बनते हैं निमोनिया के अंदर? हालांकि निमोनिया किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का इसका खतरा अधिक होता है। निमोनिया तब होता है जब फेफड़ों के अंदर संक्रमण विकसित हो जाता है। यह श्वसन संबंधी जटिलताओं का कारण बन सकता है और शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है, जैसे कि रक्त प्रभाव है। ठीक है, जिन लोगों को निमोनिया होने की सबसे अधिक संभावना उनमें शामिल है प्रतिरक्षा प्रणाली जो बच्चों और नवजात शिशुओं में पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है जब शुरू में छोटे छोटे से बच्चे होते हैं। कमजोर प्रतिरक्षा वाले प्रणाली वाले लोग, जैसे कि वृद्ध लोग, या फिर ऐसे जिनको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, गर्भवती महिलाएं, वो लोग जो दवाइयां ले रहे हैं प्रतिरक्षा प्रणालियों को दबाते हैं, कैंसर, HIV, एड्स जैसी बीमारियों से पीड़ित लोग जो प्रतिरक्षा प्रणाली जिनकी कमजोर हो चुकी है, ऑटोइम्यून बीमारी वाले लोग जैसे कि रूमेटाइड, गठिया वगैरह वाले लोग होते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा इसका जो खतरा बढ़ जाता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रेटिक पल्मोनरी डिजीज जिनको COPD पहले से है, सिस्टिक फाइब्रोसिस उनको है, अस्थमा है, इन सब अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति, निमोनिया के जोखिम वाले लोगों को उन लोगों के आसपास विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए जिन्हें हाल ही में निमोनिया या अन्य श्वसन संबंधी संक्रमण हुआ है। कि इस तरीके के जो भी लोग हैं उनको पहले ही फॉलो करनी चाहिए चीजें कि कहीं हमको इनसे इन्फेक्शन ना आ जाए, क्योंकि क्या है कि आपको पहले से ही ये वाली सारी बीमारियां हैं और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर है, और आप किसी के छींकने, थूकने या खांसने के कारण जो वहां के पर्यावरण में, वातावरण में वो ड्रॉपलेट्स वगैरह आई हैं, आप उनको इनहेल कर लोगे, सांस ले लोगे या टच कर लोगे इस संबंधित किसी भी तरीके की चीजों को, तो फिर वो आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इन्फेक्शन हो जाए। इसीलिए जब छोटे बच्चों को लेके जाते हैं तो कहते हैं कि इनको हर चीज से बचा के रखें, और इस तरीके के वार्ड्स वगैरह में जहां बच्चे बीमार हैं, छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, किसी भी तरीके के आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो बच्चों को केयर करने के लिए कहते हैं। या फिर जो बूढ़े वगैरह लोग होते हैं तो मास्क लगा के रखें, इस तरीके की चीजें हैं ताकि वो सांस लेने में उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। गर्भवती महिलाएं, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है क्योंकि 2 होते हैं वो लोग, और उस टाइम पे वो 2 की इम्यूनिटी नहीं, उसकी इम्यूनिटी इस तरह की नहीं होती कि दोनों को सेव कर पाए। और जो लोग दवाइयों को ले रहे हैं लॉन्ग टर्म में, जिनकी दवाइयां चल रही हैं, बताया मैंने, जैसे कैंसर, HIV वगैरह वाले पेशेंट हैं, जिनको एड्स है, इस तरीके के लोग हैं जिनको इस तरीके की लंबी बीमारियां, तो इनमें क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत कम होती है। तो जब आपकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा कम है तो आपको कोई भी बीमारी बहुत जल्दी से ग्रैब कर लेती है, पकड़ लेती है, तो वो आपको छोड़ती नहीं है, वो आपको होगी ही होगी फिर तो आपकी, क्योंकि इम्यूनिटी ऑलरेडी खराब है। और जैसे ऑटोइम्यून डिजीज वाले लोग, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह हैं, इन लोगों को उनकी भी जो ये होती है प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो काफी कम होती है। क्रॉनिक ये COPD जो हमने अभी पहले पढ़ा था वो अगर है तो, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, अस्थमा है, तो इन लोगों को निमोनिया होने के खतरे बहुत ज्यादा जोखिम होता है इनको। तो निमोनिया जोखिम वाले लोग जब भी कभी इस तरीके के एनवायरनमेंट में जाएं जिनको इनमें से जो भी चीजें हैं, तो वो विशेष रूप से सावधान रहें, मास्क वगैरह का उपयोग करें, किसी भी इस तरीके की चीजों को टच ना करें, तो आप बच सकते हो इन तरीके के निमोनिया वगैरह जैसे अन्य श्वसन संक्रमण से। या फिर किसी के भी पास आप जा रहे हो, घर किसी के घर जा रहे हो जिसके घर में किसी को इस तरीके का संक्रमण हुआ, तो उनसे भी थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। ठीक है, ये हुआ हमारा आज का टॉपिक, निमोनिया खत्म। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आता हमारा ट्यूबरक्लोसिस, TB, कारण, लक्षण, इलाज और इसकी रोकथाम और निदान। तो ये तो टॉपिक काफी बड़ा है, 550 तो हो गए। TB के संक्रमण कैसे कैसे होते हैं, सक्रिय TB कैसी है, TB के कारण है, इसमें औषधि वगैरह है, लक्षण है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो इसको कल ही स्टार्ट करेंगे, आज नहीं स्टार्ट करते हैं। सब तरीके की इसमें TB के बारे में डिफाइन किया गया है, तो काफी बड़ा टॉपिक है, ये कल में भी कंप्लीट नहीं होगा। कल पढ़ते हैं इसको, आप सब ये TB के बारे में पढ़ के आइएगा। और आज का क्वेश्चन है हमारा, होमवर्क है आपका, निमोनिया क्या है, कैसे होता है और इसके कितने प्रकार हैं
जोखिम का कारण क्या है, जोखिम के कारक क्या हैं, और इसमें उपचार प्रक्रिया क्या है, लास्ट में लिखना है आपको। कारण, लक्षण वगैरह सब लिखना है। निमोनिया क्या है, कैसे होता है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, इसका उपचार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा नहीं लिख के भेजना है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होगा आज का, ये होमवर्क है आपका, क्योंकि ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है निमोनिया। और कल हम टीबी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? क्वेश्चन लिख लीजिए पहले आराम से। हाँ मैम, ये जो कोविड हुआ था, ये निमोनिया के हम जितने भी लक्षण सब पढ़े, तो इससे 70% कोविड से मैच होता है। जब कोविड हुआ था तो यही सब हुआ था, और वहाँ भी 2 वीक या 3 वीक हम लोग क्वारंटाइन रहते थे। क्योंकि तो उस टाइम तो मेरा क्वेश्चन है, जो कोविड का ये निमोनिया वाला जो होता था, जो उससे जो इन्फेक्शन, ये निमोनिया ही होता था 70% जो रिलेटेड है इसके। देखो, बहुत सब लोगों में है ना अलग अलग तरीके के चीजें निकली थी, इसमें 100% श्योरिटी से आप कुछ नहीं कह सकते। किसी को किसी कारण से कोविड में डेथ हुई, किसी को किसी कारण से कोविड में डेथ हुई, जिन लोगों की डेथ हुई, और बाकी जो लोग बच गए उनकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि इम्यूनिटी अच्छी थी, जो भी इसमें जोखिम कारक वाले के अंदर ये एक है। तो ये सारी ही डिजीज के अंदर है ये चीज, तो कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप उन सब चीजों से बच जाओगे। और बाकी इसके अंदर जो सारे लक्षण थे ना कोविड के अंदर, वो यही थे, सर्दी खांसी जुकाम वाले लक्षण, क्योंकि इसीलिए लोगों को पता नहीं चला था शुरुआत में कि कोविड है या साधारण सर्दी खांसी जुकाम है। और ये उसका एक बिगड़ा हुआ रूप था, आप ये कह लो कि सर्दी खांसी जुकाम का फ्लू का एक बिगड़ा हुआ रूप था ये। निमोनिया से इसका कंपैरिजन जैसा हम मतलब एकदम नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो एक अलग वायरस था। ये इसमें स्ट्रेप्टोकोकल के कारण होता है निमोनिया, और वो हमारा कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण हुआ था, जो हमारा वायरस था अपना। तो हम नहीं, वो अलग अलग वायरसेस के कारण, ये जो निमोनिया है इसमें जब जांच होती है ना तो उसमें वो निकल के आता है कि किस वाले वायरस के कारण आपको, बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हुआ है। बैक्टीरिया वाला है तो बैक्टीरिया निकल के आता है, वायरस है तो वायरस है। और वो कोविड-19 में जब टेस्ट करते हैं तो वो निकल के आता है कि ये आपके अंदर इसका निकला है कोविड-19 का वायरस। मैम ज्यादा रिपोर्ट तो कोविड नहीं तो निमोनिया ही लिख के दे देते, तो ज्यादा रिपोर्ट आया था। बहुत सारी चीजें थी, देखो उस टाइम तो बहुत सारी चीजें थी। और एक्चुअली मैम ने क्या एंडिंग, पेशेंट का एंडिंग निमोनिया ही बोलती थी। जितने भी पेशेंट का डेथ हुआ है बोलते थे एंडिंग उसका निमोनिया हो गया, तो इसकी वजह से उसका डेथ हो गया। हाँ, यही रिपोर्ट ही आते थे लास्ट में। देखो क्या है ना कि पैनिक बहुत फैल गया था, बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था उस टाइम पे। तो ये था कि लोगों को शांत रखने के लिए कि इस तरीके से कहीं ज्यादा पैनिक वाला बस्ट ना हो जाए, लोग बाग इस तरीके से परेशान हो जाते हैं ना कि सबको यही हो रहा है, फैल गया बहुत बुरी तरह फैल गया। तो ये मेंटल स्ट्रेस जो होती है वो आपकी इम्यूनिटी को ऑलरेडी डाउन कर देती है। तो उन सब चीजों को दबाने के लिए भी बहुत सारी जगह पे अधिकतर ये काम किए गए थे कि इस तरह से बोल देते थे। बहुत सारी जगहों पे तो लोगों को रिपोर्ट्स तक नहीं दी गई एग्जैक्टली कि क्या रिपोर्ट है आपकी और एग्जैक्टली हुआ क्या था, बस कि हम बचा नहीं पाए या ऐसा कुछ हो नहीं पाया, इस तरीके की चीजें थी। और जो लोग बच पाए वो अपनी इम्यूनिटी के कारण, योग जिन लोगों ने साथ में किया, आयुर्वेद जिन्होंने साथ में लिया, वो लोग बहुत अच्छे से बड़े आसानी से इससे निकल भी गए, जो शुरुआत में इस चीज को भांप गए। और जिनको कोई बहुत बड़ी बीमारियां नहीं थी, जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां थी, वो इसको झेल नहीं पाए इतना उसके वीक इम्यूनिटी के कारण। तो सेम इम्यूनिटी तो इसमें भी है, पर इसमें चीजें अलग है ना, थोड़ी सी चीजें अलग हैं। ठीक है, आप कुछ पूछ रहे थे हेमंत जी?
हाँ जी मैम, ये अस्थमा और दमा में क्या क्या अंतर होता है? अस्थमा और दमा तो एक ही होता है लगभग। नाम इसको अलग। दोनों अभी ये हमने जब अस्थमा दमा पढ़ा ना तो ब्रैकेट में अस्थमा भी लिखा हुआ था। आप देख एक बार पढ़ोगे ना तो आपको दिखाई देगा। देखो मैं बताती भी हूँ कहाँ पे लिखा था। अभी मैंने पढ़ा था तब देखा था। आप पढ़ना, आपको दोबारा मिलेगा। अटैक है, अस्थमेटिक अटैक है, होते हैं ये दमा एक ही चीज है। सीओपीडी तो अलग होता है, खैर वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। और ये बात इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैम? ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक होता है ये डिजीज, मतलब कि बहुत लंबे समय से धीरे धीरे होता रहता है, पता नहीं चलता है। और फिर इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, पलट नहीं सकते इसको। अगर एक बार ये आपको हो गया तो फिर ये आपको रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसको बस आप कम कर सकते हो, उसके टाइम पीरियड को और उन सब चीजों को। ठीक जी मैम। सीओपीडी, इसमें जो हवा की थैली है ना वो कमजोर हो जाती है, और कई बार क्या होता है कि वो ब्रस्ट हो जाती है तो हवा जाती नहीं है और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तो प्रॉब्लम होती है। और पता ही चलता है, जैसे कि व्यायाम वगैरह जो एक्सरसाइज वगैरह ज्यादा करते हैं उस टाइम पे उनको पता चलता है। और बहुत ज्यादा स्मोक वगैरह करने से ये अधिकतर होता है। सीओपीडी यही है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अपरिवर्तनीय होती है, मतलब आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। अगर ये एक बार हो गया तो फिर वो रहेगा ही रहेगा आपको। जब हमने ये दमा पढ़ा है ना, इसमें देखिए दे रखा है अस्थमा का कारण। दमा वाले में विशेष स्थिति और वातावरण दमा के लक्षणों को बढ़ा या खराब कर सकते हैं। जब ये आप पढ़ोगे ना, आप एक बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर मेरे को आप पूछ लेना। ठीक है, आज का यही क्वेश्चन था एक। दमा भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट निमोनिया ज्यादा ऐसा है। कल आप सब लोग टीबी के बारे में पढ़ के आना, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है टीबी का टॉपिक जो है। अब आजकल तो हम इसे रोक सकते हैं और पूरी तरह से इसका इलाज संभव है। पहले ये महामारी के रूप में उभरता था और इसका इलाज संभव नहीं होता था। टीबी से बहुत आसानी से लोग मर जाते थे। टाइम हो गया है, प्रतिमा जी शांति पाठ करा दीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। कल मिलते हैं, सभी पढ़ के आइएगा और अपना अपना